नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और टीवी 24 की ये खास पेशकश जो कि नक्सली घटना से जुड़ी हुई है। हम आपको अपडेट लगातार करा रहे हैं और ये खबर आ रही है बीजापुर से, जहां पर जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद की क्या स्थिति है वो इस पूरी बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। हम आपको अपडेट कर दें कि 2:15 में बीजापुर कुटरू मार्ग में एक बड़ा आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें जो जवान सर्चिंग करके लौट रहे थे उनका वाहन जद में आ गया और उस पूरे वाहन में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद एक दुखद खबर ये आई कि 8 जवान इस पूरी घटना में शहीद हो गए हैं। इसमें एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें। जवानों के हताहत होने की खबर तो हमने आपको बता दी थी, आगे की क्या खबर है इस पूरे बुलेटिन में आपको बताएंगे। तो बड़ा अपडेट यही कि बीजापुर में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है। लगातार फोर्स के जवान वहां पर पहुंचकर नक्सलियों को पीछे ढकेल रहे थे, लेकिन खबर आ रही है कि कुटरू ब्लॉक में आईडी ब्लास्ट हुआ है। कुटरू ब्लॉक में आईडी ब्लास्ट, जिसमें नक्सलियों ने बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया है। बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया गया है। इस हादसे में डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए हैं। अब तक के अपडेट के अनुसार इसमें एक ड्राइवर मिलाकर 9 लोगों की अब तक मौत हुई है। बीजापुर से बड़ी अपडेट, लगातार हम आपको इस खबर से अपडेट करा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे ग्राउंड में जाकर उस पूरे घटना स्थल का भी आपको नजारा कराएं जिसमें जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। तो बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में बड़ा अपडेट फिलहाल यही कि 9 लोगों की इस पूरी घटना में मौत हुई है। 9 जवान हमारे शहीद हुए हैं, जिसमें 8 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर शामिल हैं। इस हादसे में 9 लोगों को अब तक हमने खो दिया है। लगातार उस पूरे क्षेत्र में फोर्स सक्रिय थी। अब जो खबर आ रही है उसमें जो फोर्स वहां से लौट रही थी उसे निशाना बनाया गया है। कल ही अबुझमाड़ के इलाके में 4 नक्सलियों को मार गिराने में बड़ी सफलता जवानों को मिली थी, लेकिन आज ये दुखद खबर जहां पर एक ब्लास्ट के जरिए बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बना दिया गया है। तो ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सिलसिलेवार पूरे घटना से भी अवगत कराएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर घटना स्थल पर क्या हुआ और घटना स्थल के क्या नजारे हैं। अब तक के अपडेट के अनुसार वहां पर हमारे जवान पहुंच चुके हैं और पूरे इलाके को जवानों ने घेर लिया है। तो इस पूरी घटना को, वारदात को अंजाम देकर नक्सली वहां से भागने की कोशिश में जरूर होंगे और इस बात को देखते समझते हुए जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और इस पूरी घटना ने सबको स्तब्ध इसलिए भी कर दिया है क्योंकि 8 जवान इस पूरी घटना में हताहत हुए हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम हम सभी को दहला गया है। दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, सीधे घटनाक्रम के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पहले इस नक्शे के जरिए समझिए कहां पर बीजापुर से आसपास ये घटना हुई है। बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी में कटरू मार्ग है, जहां पर जवान लौट रहे थे। 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी में 15 जवान, जिसमें ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट कितना दहलाने वाला था वो दृश्य भी आपको दिखाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ इस दृश्य को देखकर आप समझ सकते हैं। ये वो मार्ग जहां पर ये ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट से बना हुआ बड़ा सा गड्ढा आपको बता रहा है कि विस्फोटक कितना ज्यादा था, कितना बड़ा विस्फोट था। और इस बड़े विस्फोट में हमने अपने 9 जवानों को खो दिया है। स्कॉर्पियो गाड़ी में जवान सवार थे और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। उसके कुछ पुर्जे आसपास दिखाई दे रहे हैं, दृश्य में आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये गाड़ी का बोनेट है जो कि पेड़ पर टंगा हुआ दिखाई दे रहा है। आमतौर पर किसी पेड़ की ऊंचाई करीब 25 से 30 फीट के आसपास होती है और उसके ऊपर की डंगाल में अगर बोनेट टंगा हुआ दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी
विभत्स ये घटना रही होगी, कितना बड़ा ये विस्फोट रहा होगा जिसने स्कॉर्पियो गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए और उसका बोनेट जो है वो जाकर पेड़ पर टंग गया। गाड़ी नंबर आप देख पा रहे हैं, गाड़ी की हालत आप देख पा रहे हैं और ये बड़ा सा गड्ढा बताता है कि कितनी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक रखा गया होगा। घात लगाकर नक्सली बैठे होंगे और उसके बाद उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया होगा। इस पूरी घटना के बाद हताहत जवानों के 100 हमें दिखाई दे रहे हैं और उनके हथियार जो कि अब आसपास के इलाके में बिखर गए थे उसे एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। जवानों के 100 को वहां से हटाने की कार्रवाई चल रही है। पूरे इलाके को फिलहाल पुलिस फोर्स और वहां के डीआरजी के जवानों ने घेर लिया है। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि वहां के बस्तर आईजी भी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं, तो पुलिस और फोर्स के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत घटनास्थल पहुंचकर इस पूरे इलाके को अपने अंडरटेकिंग में ले लिया है। क्या कुछ हुआ वहां पर, किस तरीके का घटनाक्रम था, और जैसे कि हम बता रहे हैं कि 2:15 में यह घटना हुई और घटने के बाद जवान हताहत हुए तो उन्हें मदद पहुंचाने के लिए भी कोशिश की गई। चलते हैं घटनास्थल का हाल जानने के लिए। हमारे संवाददाता ने वहां पर जो घटना की पहली रिपोर्टिंग की है वो वॉक थ्रू आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ था घटनास्थल पर। उनको इकट्ठा करने में जवानों के पसीने छूट रहे थे। जंगलों से उनके शवों को लाया जा रहा था गाड़ियों की, पर गाड़ियां तो ऐसे परखच्चे उड़ी कि वहां देखना तकलीफदायक है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? है कि गाड़ी के पछड़े जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पूरी की पूरी गाड़ी जो है नाबूद हो चुकी है। गाड़ियों का एक भी पुर्जा जो है सही सलामत नहीं है। वहीं अगर देखें जवानों जो पकड़ते हथियार हैं वो हथियार भी पूरी तरीके से मेल्ट हुए। अमरेली मार्ग पर जो है अभी जो खबर निकल के आ रही है कि बख्तरबंद गाड़ी को जो है ब्लास्ट कर दिया गया है और इस ब्लास्ट में अब तक जो है 5 से ज्यादा जवानों की शहादत हो चुकी है। और हम मौका वारदात पर पहुंचे हुए, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए और यहाँ की तस्वीरें आप देखिएगा। तस्वीरों में साफ नजर आएगा किस तरह का यह विस्फोट था, क्योंकि मेरे पीछे जस्ट पीछे यह आप देखेंगे ये वो विस्फोट वाली जगह है जहाँ पर जवानों से बड़ी आ रही थी और इसे जो है नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट करके जो है उड़ा। और इस जो है यहाँ पर लगभग 8 से 10 जवान जो गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन जो जानकारी अब तक निकल के आ रही है देखा जा रहा है तो 5 से अधिक जो है 100 आगे का सिलसिला जारी है। जहां पर जवानों की पूरी टीम लगी हुई है। चारों दिशाओं में आप देखेंगे तो है गाड़ियों के जो परखच्चे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं एक और दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये आप सामने जो दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि गाड़ी के पछड़े जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पूरी की पूरी गाड़ी जो है नाबूद हो चुकी है। गाड़ियों का एक भी पुर्जा जो है सही सलामत नहीं है। वहीं अगर देखें जवानों जो पकड़ते हथियार हैं वो हथियार भी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। आप हथियारों को भी देख सकते हैं। ये हथियार देखेंगे आप AK-47 LMG इस तरह के हथियार हैं, आधुनिक हथियार हैं और ये पूरी की पूरी जो है खराब हो चुकी है, पूरी नाबूद हो चुके हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा विस्फोट था और इस विस्फोट में जो है लगभग 5 से अधिक जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं नेशनल एरिया पार्क कमेटी के ये जो एरिया होता है और इस एरिया में ही इस घटनाओं में आज जो है सुबह जो निकल करके आ रही है खबर कि इसमें से 5 से अधिक जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। और देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना है और लगातार जो सफलता मिल रही थी अब तक नक्सल मोर्चे पर वो कहीं ना कहीं इस बार जो है वो बहुत ज्यादा दुखद खबर निकल के आई है कि माओवादियों ने एक बख्तरबंद गाड़ी को जो है उड़ा दिया और उस माओवादियों को उड़ाए हुए
72 गाड़ियों में से जो है 5 से ज्यादा जवान जो है वो शहीद हो गए। ये देखिए, आप ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है जो जवानों को रखा गया है। जवानों को ये तस्वीर है जिनमें जवानों के शवों को रखा गया है। और अभी यहाँ पर पुलिस के जवान सारे मौजूद हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, एसपी यहाँ पे मौजूद है, दंतेवाड़ा एसपी यहाँ पे मौजूद है, बीजापुर के एसपी यहाँ पे मौजूद है। किसी ऑपरेशन से ही वो लौट करके आ रहे थे और जिस प्रकार से ये ऑपरेशन था, देखा जा सकता है कि जवानों की टुकड़ी जो है पूरी की पूरी यहाँ पे लगी हुई है और शवों को जो है पूरे तरीके से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। 400-500 मीटर के रेंज में पूरी के पूरे जवानों के शव के कुछ अंग जो हैं वो गिरे हुए हैं, साथ ही साथ में गाड़ियों के जो परकचे हैं वो गिरे हुए हैं। चारों दिशाओं में जो है जवान फैले हुए हैं और सर्चिंग अभियान जो है वो तेज कर दिया गया है। एम्बुलेंस रखा गया है। साथ ही साथ में जो जवान यहाँ पर इस ऑपरेशन में मौजूद थे वो जवानों का ऑपरेशन भी देखने को मिल रहा है। और साथ साथ जो जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इस वक्त जो है मौजूद हैं और पूरे का पूरा इलाका को सर्च किया जा रहा है। देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी नुकसान है, क्योंकि यह नुकसान कहीं ना कहीं देश का आंतरिक समस्या से लड़ते हुए जवान है जो कि इस तरह का नुकसान उठाए हैं और बहुत भारी संख्या में नुकसान हुए, क्योंकि साल की शुरुआत है और इस शुरुआत में ही जो है इस तरह का नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं जो है नक्सलियों अपनी मात में जो है सफल होने में कामयाब हो पाए हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि सरकार की रणनीति जो है इस हमले से क्या इस हमले पर सरकार की रणनीति किस तरह की रहेगी और इस पर जो है किस तरह का बयान आ सकता है। देखने वाली बात है। ये आप देख सकते हैं डीआईजी पुलिस जो है कमल चंद कश्यप जी वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो निगरानी कर रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं और स्वयं वो यहाँ पे है। एसपी साहब जहाँ पे स्वयं बैठे हुए हैं और वो पूरे के पूरे निगरानी कर रहे हैं। सभी दिशाओं से जो है पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और सभी तरह के जो है कार्रवाई चालू हो चुकी है। बहुत ही दुखद घटना है यह और इस घटना को कहीं ना कहीं साल की शुरुआत में होना देखा जाए तो जो सफलता मिल रही थी अब तक 2024 का जो साल था सफलताओं का बड़ा साल था और इस साल में कहीं ना कहीं यह पहला घटना है जिसमें इस तरह के जवानों की शहादत होना तो बहुत ही गमगीन माहौल है और दुखद माहौल है। बीजापुर से TV24 के लिए सतीश अल्लूर। तो देखा आपने, ये हमारे संवाददाता सतीश अल्लूर थे जो कि पहुंचे सबसे पहले ग्राउंड स्थल पर और उन्होंने ग्राउंड जीरो की एक एक रिपोर्ट हमारे सामने रखी और जो बातें उनसे सुनने के बाद समझ में आ रही है वो यही है कि पूरे इलाके में लगातार नक्सलियों को खदेड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए अलग अलग टीमें बनी हुई थी। सभी टीमों ने अपने अपने स्तर पे काम किया और जब वो वापस लौट रही थी तो ये बीजापुर से कुछ ही दूरी पर स्थित कटरूर मार्ग है जहां पर सलवा जुलूम की शुरुआत 2005 में हुई थी और नक्सली इसे काफी अहम मानते हैं और वहां कहा जाता है कि नक्सलियों का एरिया कमांडेंट भी रहता है। ऐसे में इस इलाके में सतर्कता की जरूरत थी, लेकिन शायद वो सतर्कता यहाँ पर दिखाई नहीं दी और यही वजह है कि घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने इस मौके का फायदा उठाया और उस मार्ग में लगे जो विस्फोटक है उसे उड़ा दिया, जिसमें चपेट में आ गई पुलिस की ये गाड़ी जिसमें बैठे थे करीब 15 जवान, जिसमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। विस्फोटक कितना ज्यादा था, विस्फोट कितना भयानक था, ये दृश्य आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि करीब 5 फुट से ज्यादा गहरा गड्ढा जमीन पर बन चुका है और गाड़ी करीब 30 फीट ऊपर पेड़ में जाकर लटक गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थितियों से वहां पर जवानों को गुजरना पड़ा होगा और घात लगाकर बैठे नक्सलियों को इस बार तो सफलता मिल गई, लेकिन ऐसे मोर्चे में हताश होने की जरूरत नहीं है। हम उन जवानों को सलाम करते हैं जो कि नक्सल मोर्चे में नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। एक एक करके स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता सतीश वहां मौजूद हैं तो उनसे ज्यादा अच्छे से बातचीत हो पाएगी। सतीश ने अभी ग्राउंड रिपोर्ट बताई, सबसे पहले पहुंचकर उन्होंने रिपोर्टिंग की, लेकिन सीधे बातचीत करेंगे सतीश से तो और ज्यादा चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सतीश, बहुत स्वागत है आपका TV24 में। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी देखिए, हमने आपको रिपोर्ट अभी दिखाई। आप सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचे, काफी अफरा तफरी का माहौल था। वहां घायल जवानों को 100 को इकट्ठा किया जा रहा था, उनके हथियार इकट्ठा किए जा रहे थे। ये घटना आखिर हुई कैसे?
आमतौर पर ऐसे घने इलाके में जहां नक्सलियों का प्रभाव होता है वाहन में जाने को मना किया जाता है, लेकिन स्कॉर्पियो वाहन में एक साथ इतने लोग बैठकर गुजर रहे थे। घटना हुई कैसे, पूरे घटना के बारे में क्या इनपुट है आपके पास? मैं आपको बता दूं कि जो कल जो ऑपरेशन हुआ था नारायणपुरा दंतेवाड़ा जिले का जो ऑपरेशन उसके 5 नाबालिग जवानों को सफलता मिली थी और वो सफलता का की था कि जिसके वजह से जो है ऑपरेशन कंप्लीट करके जवान जो है अब बीजापुर वापस आ रहे थे। दरमियान जो है जो है छाया हुआ आईडी को जो है ब्लास्ट कर दिया गया जवानों की एक गाड़ी जिसपे कहाँ से आ रहे थे ये जवान सतीश, कहाँ से आ रहे थे ये जवान? ये ऑपरेशन से लौट रहे थे। अबुझमाड़ का वो क्षेत्र है जहां से वो लौट रहे थे। ये आपको मैं बता दूं कि ये ऐसा क्षेत्र है अम्बेली या फिर बेदरे जो सड़क मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये नारायणपुर महाराष्ट्र और जो है बीजापुर दंतेवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र है और यहीं से जो है लगभग आधे से ज्यादा ऑपरेशन संचालित भी किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन से जब लौट रहे थे जवान, तो जब सारे जवान सशस्त्र लौट रहे थे इस वक्त खबर देख करके नक्सलियों की तरफ से जो है ये आईडी किया गया और ये आईडी जो है पुरानी आईडी है, लगभग जो है ये पुरानी आईडी रही है और इस आईडी की वजह से जो है काफी बड़ा विस्फोट हुआ और जैसा देखा जा रहा है कि 50 से 60 किलो का लगभग आईडी रहा है, जिसके वजह से जो है इतनी बड़ी विस्फोट हुई है। और इस विस्फोट में जो स्कॉर्पियो था, स्कॉर्पियो पूरे तरीके से नस्तनाबूद हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया और इसके मौजूद जो जवान थे, जवानों का शव जो है वो बिन्ना पड़ गया। आपको ये भी बता दूं कि जवानों का शव को बिन्ना पड़ गया, मतलब मांस के टुकड़े जो है वो इस कदर फैले हुए थे, पूरे 400-500 के रेंज में जो है मांस के टुकड़े फैले हुए थे। एक शव जो है नदी के किनारे बहता हुआ नजर आया था, उस शव को भी जवानों के द्वारा वहां से दिल्ली में लेकर के आना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विस्फोट था। और जब ये सारी चीजें गतिविधियां चल रही थी उस वक्त हम वहां पर मौजूद थे और उस जगह पर हम लोगों ने जो हथियार होते हैं जवानों के, जो हथियार हैं LMG हो गए या AK-47 हो गए, इंसास हो गए, वो हथियारों भी जो है पूरे के पूरे मेल्ट हो चुके थे, पूरे मुड़ चुके थे या टूट चुके थे। जो पिस्टल के जो गोलियां होती है, जो राउंड्स होते हैं, वो राउंड्स तक का जो है पूरी की पूरी खराब हो चुकी थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राउंड्स में जो हालात थे वो कितना ज्यादा भयानक थे। आपको ये भी बता दूं कि DRG के जो आला अधिकारी हैं, उसके अलावा DIG बस्तर कमल चंद कश्यप है, IG बस्तर P सुंदर राज है, वो लगातार इनसे संपर्क में रहे हैं और घटना होने के बाद भी लगातार संपर्क कर रहे थे, जिसके तहत जो है आगे की कार्रवाई हो सके। एम्बुलेंस के गतिविधियों को देखते रहे थे। SP बीजापुर और SP दंतेवाड़ा जो है वो भी मौका इबादा पर तुरंत पहुंच चुके थे। और सतीश, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वाहनों का काफिला था, 2-3 गाड़ियां थी या एक ही गाड़ी में जो लोग थे सारे लोग सवार थे, और क्या सारे लोग हताहत हो गए हैं इस घटना में, इस गाड़ी में सवार लोग, कि कुछ घायल भी हुए हैं? बिल्कुल, जैसे मोहन जी आपको बता दूं कि लगभग गाड़ियों की जो संख्या रही है वो 3 से 4 रही है, क्योंकि जवान जो लौट रहे थे, हजारों की संख्या में जवान थे और वो लौट रहे थे। बंद गाड़ी थी, स्कॉर्पियो की गाड़ी थी और पहली गाड़ी जब पार हुई उसके बाद दूसरी गाड़ी को ही विस्फोट किया गया और दूसरी गाड़ी के परचट्टे हो गए। हालांकि उस गाड़ी में 9 के 9 लोग जो थे वो सारे के साथ शहीद हो गए, 8 जवान और एक जो ड्राइवर था वो शहीद हो गया, सिविलियन। इसके अलावा जो जानकारी निकल करके आ रही है, बाकी जो पीछे की जो एक गाड़ी है उस पर भी जो है इसका असर पड़ने देखने को मिला है। वहां पर भी कुछ जवान थे जिनको हल्की हल्की चोटें लगी है, हालांकि वो खतरे से बाहर है, ज्यादा बड़ी चोट नहीं लगी है। खाली गाड़ी के जो सामने वाला जो शीशा होता है उस पर पत्थर का जो टुकड़ा आकर के गिरा, जिसकी वजह से हल्की चोटें लगी है। और बाकी सारी गाड़ियां जो है यथावत वहीं पे रुक गई और उसके बाद में जो है उसके बाद फायरिंग भी किया गया, नक्सलियों की तरफ से फायरिंग भी किया गया है, जहां पे 50 से 60 राउंड जो है फायरिंग हुई है। और फायरिंग होने के बाद में जो है नक्सली जैसे ही मोर्चा संभालते हुए नजर आए जवान, वो तुरंत भाग खड़े हुए और नक्सली वहां से भाग करते हुए जंगल की ओर भागने चले गए। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे हमने देखा कि जवानों के जो टुकड़े हैं वो उनको उठाया जा रहा था। हमारी एक नजर जो है वो जवानों के जो क्षतिग्रस्त शवों के साथ साथ में उस जगह पर गई थी जहां पे फायरिंग हुई थी। और फायरिंग की जगह जो हमने देखा कि वहां पर जो है काफी ज्यादा मात्रा में पिस्टल, जो गोलियों के खोखे होते हैं, पीछे के सेल होते हैं, वो सेल बरामद किए गए। हालांकि बाद में पुलिस ने सारे सेल को अपने कब्जे में ले लिया, उसको तस्वीर लेने के लिए नहीं दिया गया। लेकिन ये जो घटना हुई है काफी बड़ा घटना है और इस घटना का जो है इस साल की पहली यह घटना मान के चलिए और पहली घटना में जो है इस तरह की घटना जिसमें 8 जवान जो है शहीद हुए हैं और साथ में एक सिविलियन भी शहीद हुआ है। जी, कुछ विस्फोटक के बारे में पता चला है क्या? किस तरीके का विस्फोटक था, कितनी मात्रा का था,
कितना घातक था ये, इस बारे में क्या बता रही है पुलिस? देखिए, अभी तो ताजा जानकारी के अनुसार ज्यादा पुलिस कहने को बता नहीं रही है, क्योंकि काफी संवेदनशील मामला है, तो इस पर ज्यादा चिट्ठी शादी हुई है। लेकिन जहां तक हमको अंदाजा लग रहा है, क्योंकि काफी सारे नक्सल गतिविधियों पे हमने कवरेज किया हुआ है, और कवरेज के दरमियान काफी सारी चीजों को हमने जानने के प्रयास किया हुआ है, और इसमें देखा गया है कि लगभग 40 से 50 या 50 से 60 किलो का लगभग आईडी रहा होगा, और जो कि सीरियल क्रमांक में जुड़ा हुआ था, जिसको ब्लास्ट कर नक्सलियों ने जो है इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और इस घटना से कहीं ना कहीं नक्सलियों के हौसले जरूर बुलंद हुए होंगे। आपको ये भी बता दें कि ये वो एरिया है जो नेशनल पार्क एरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो नेशनल पार्क एरिया चालू होता है, और नेशनल पार्क एरिया के एरिया कमांडर जो है वो काफी खौफनाक है, जो कि ऐसे वारदातों में अंजाम देने के लिए काफी मशहूर भी माने जाते रहे हैं। जी बिल्कुल। अब अगला कदम क्या होगा, किस तरीके के कदम उठाने के बारे में फोर्स सोच रही है, क्योंकि पग पग पर खतरा भी है और ऐसी घटनाएं थोड़ा मनोबल गिराती भी हैं, लेकिन क्या इस पूरी घटना के बाद की स्थिति है, क्या प्रतिक्रिया मिली है फोर्स की ओर से? देखिए मोहन जी, बिल्कुल प्रतिक्रिया की अगर मैं बात कहूँ, तो जिस प्रकार से मैंने स्वयं जो है एसपी बीजापुर से बात किया था जितेंद्र यादव जी से, तो उनका साफ कहना है कि घटना हुई है, बहुत घटना है, और इस घटना को बहुत ज्यादा दुखद भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस घटना के बाद भी जवानों के जो हौसले हैं वो काफी ज्यादा बुलंद है, और इस हौसलों को बुलंद करने का काम हमारा है, क्योंकि घटनाएं होती हैं और इस घटनाओं को आगे बढ़ करके हमको कार्य करना है। और 2026 का जो लक्ष्य डिसाइड किया गया है, उस लक्ष्य को अंजाम तक लेके जाना है, और इस अंजाम के लिए हम तत्पर तैयार हैं। ठीक है, तो ये थे सतीश अल्लूर, आपके पास लौटेंगे सतीश, लेकिन इसके बाद का क्या घटनाक्रम है, किस तरीके के रिएक्शन मिल रहे हैं, और इसके बाद शासन प्रशासन के स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले सिलसिलेवार एक बार जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं बता दूं इस पूरी घटना के बारे में 2:15 में बीजापुर से कुछ ही दूरी में ये घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि कुटुर मार्ग जो है, एक ऐसा गांव जो कि सलवा जुडुम जहां शुरू हुआ, नक्सलियों का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। नेशनल जो वहां पर एरिया है वन का, वो भी इस इलाके में आता है। ऐसे में इस इलाके में नक्सलियों की आमद होती रहती है। जवान यहां पर लौट रहे थे उस क्षेत्र से जहां पर पिछले दिनों घटना को अंजाम दिया गया, यानी पिछले 24 घंटे में जो घटनाएं हुई, नक्सलियों को निशाना बनाया गया, उसके बाद ये जवान अपने अपने कैंपों की ओर लौट रहे थे। उसी में से एक टीम को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 वाहनों में भरकर जवान अपने सर्चिंग अभियान से वापस लौट रहे थे, और घात लगाकर बैठे हुए नक्सलियों ने इस पूरी घटना को अंजाम देते हुए ये आईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें एक बड़ा विस्फोट हमें देखने को मिला। पहली गाड़ी तो आगे निकल गई, लेकिन दूसरी गाड़ी को निशाना बनाया गया, और ये दूसरी गाड़ी जिसमें बैठे हुए थे 9 लोग, 8 जवान और एक ड्राइवर, सभी इस घटना में हताहत हो गए हैं। तो खबरों से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी घटना को अंजाम नक्सलियों ने दिया है। हम इसे नक्सलियों की कायराना हरकत ही करार देंगे, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में तो हमने देखा कि फोर्स उन्हें हर बार पीछे ढकेल देती है, उनको मुठभेड़ में हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस तरीके से छुपकर छद्म युद्ध करने में वो आमतौर पर सफल हो जाते हैं। सड़कों पे लगाई गई उनके बारूदी विस्फोट की सुरंगें हर बार जवानों के लिए खतरा बनकर आती हैं। 4 दृश्यों के जरिए आप समझ सकते हैं कि घटना कितनी विभत्स से कितनी बड़ी थी और इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। बीजापुर में हुई घटना के 4 दृश्य हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। पहली घटना के पहले तस्वीर जहां पर विस्फोट हुआ, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। दूसरी तस्वीर जिसमें हम बता रहे हैं कि गाड़ी किस तरीके से उछली 30 फीट ऊपर, और उसके बोनेट पेड़ की डंगाल पर लटके हुए हैं। तीसरे दृश्य में आप देख पा रहे हैं कि उन जवानों के हथियार जो कि पूरी तरीके से विस्फोट से तहस नहस हो गए हैं, उनके पुर्जे हम आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन पर जवानों के हथियारों के पुर्जे कैसे इकट्ठा किए गए हैं, कैसे वो तहस नहस हो गए हैं, उससे पता चलता है कि विस्फोट कितना भयानक था।
चौथी तस्वीर, जवानों के शव को इकट्ठा किया गया है क्योंकि विस्फोट बड़ा था। शव के अस्त व्यस्त और क्षत विक्षत होने की खबर आई है और यह दृश्य भी बताता है कि शवों को इकट्ठा कर सम्मानजनक रूप से श्रद्धांजलि देने के लिए जवान इकट्ठा कर रहे हैं। अब चलते हैं राजधानी की ओर। इस पूरी घटना का असर राजधानी में क्या हुआ वो भी आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की क्या प्रतिक्रिया आई है। विष्णुदेव साय ने ट्वीट भी किया है और अपनी प्रतिक्रिया भी चैनल को दी है, जिसमें उन्होंने इस पूरी घटना को नक्सलियों की कायराना हरकत करार दिया है। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब से हमारी सरकार आई है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा, वहां पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत नीलाना योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। तो ये थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कि शायद घटना से पहले की ये प्रतिक्रिया थी, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे जवानों ने अपना शौर्य दिखाया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सफलताएं मिल रही थी, लेकिन इस बार थोड़ी दुखद खबर आई है कि जवान भी हताहत हुए हैं। तो मुख्यमंत्री ने जो सोशल मीडिया में ट्वीट किया है उसके मुताबिक आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने घटना पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। लगातार फोर्स मोर्चे में सफलता हासिल कर रही है, लेकिन कुछ जगह असफल अगर हुए हैं तो इसमें हताश होने की जरूरत नहीं। नक्सलियों को 2026 तक प्रदेश से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। तो ये थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया। अब आगे चलते हैं, हम आपको सुनाते हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, आइए सुनते हैं। जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। थे डॉक्टर रमन सिंह, जो कि ये कह रहे थे कि इस दुख की घड़ी में जो जवान हताहत हुए उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे और इस तरीके की घटना बताती है कि नक्सली के इरादे क्या है, नक्सली किस तरह से हताशा में हैं, बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चलते हैं, प्रतिक्रियाओं को आगे भी सुनते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव। बीजापुर से ये एक नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। सभी नौजवानों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान अंदर घुसकर नक्सल मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये हताशा में, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़, बस्तर नक्सल मुक्त होगा। बीजापुर से ये एक तो ये थे
उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिन्होंने घटना पर दुख जताया, साथ ही इस बात की उम्मीद जाहिर की कि नक्सल मोर्चे पे लगातार लड़ाई जारी रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होगा। लेकिन इस घटना ने हम सबको दहला दिया है और ये घटना इस बात पर भी विचार करने के लिए मजबूर करती है कि ऐसे समय में थोड़ी सतर्कता बरतकर हमें काम करना चाहिए। हालांकि ये युद्ध का मोर्चा है, ऐसे में युद्ध के मोर्चे में कुछ खामियां, कुछ चूक रह जाती है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि नक्सली भी सातिर हैं, उनकी हरकतों पर, उनके एक्शन पर हमें हर कदम पर सतर्क रहकर चलना होगा। क्या कुछ कहा है बस्तर आईजी ने, वो आपको सुनाते हैं, उससे काफी हद तक आप घटना के बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे। बस्तर आईजी पी सुंदरराज। 2-3 दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग के पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। तो ये थे पी सुंदरराज, बस्तर के आईजी, पहुंचे हुए हैं घटना स्थल पर और उनकी कोशिश यह है कि एक फीडबैक ले लिया जाए कि आखिर ये घटना कैसे हुई, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि इस विस्फोट के बाद फायरिंग भी की गई, यानी कि घात लगाकर बैठे नक्सली मौके की तलाश में थे। उनकी कोशिश ये थी कि दूसरों को भी निशाना बनाया जाए, यानी कि बाद की गाड़ी में बैठे जवानों को भी, और इसीलिए फायर एक्सचेंज भी हुआ है दोनों पक्षों में। लेकिन नक्सलियों ने यहां से भाग जाना ही मुनासिब समझा और इसीलिए बताया जा रहा है कि फायरिंग के बाद नक्सली भाग खड़े हुए हैं। लेकिन जवान वहां मुस्तैद हैं, सर्चिंग अभियान चलाया गया है, कोशिश यह है कि उन जवानों को खोज लिया जाए। अब चलते हैं एक बार फिर से हमारे संवाददाता सतीश के पास, अपडेट धीरेन्द्र तिवारी के पास चलते हैं, उसके बाद हम सतीश के पास भी चलेंगे। पहले अपडेट ले लेते हैं बस्तर मुख्यालय जगदलपुर से। धीरेन्द्र तिवारी हमारे संवाददाता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। धीरेन्द्र, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल जी, बताइए धीरेन्द्र, क्या घटना के बारे में अपडेट है? मुख्यालय में किस तरीके की हलचल है? कुछ जवान क्या घायल हैं जिन्हें लाया जाएगा? कुछ इलाज की स्थिति के लिए कुछ व्यवस्था की गई है क्या? मुख्यालय से क्या अपडेट देंगे आप? वो जी आपको बता दूं कि बीजापुर के ये सीमावर्ती इलाका है, बेदरे और कुट्टू का इलाका है। यहाँ पर दंतेवाड़ा की जो डीआरजी है वो अबूझमाड़ क्षेत्र से ऑपरेशन करके लौटे और इसी दौरान से पहले से घास लगाते लड़की उनका इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान जो है जिस गाड़ी पर वाहन पर ये 8 जवान सवार थे, इस गाड़ी को नक्सलियों के द्वारा अम्बेली पुलिया के पास निशाना बनाया जाता है और उस वाहन को आईडी विस्फोट करके उड़ा दिया जाता है। उस वाहन में 9 लोग सवार थे, जिसमें एक 8 डीआरजी के जवान और एक वाहन चालक, जिनकी जो आईडी ब्लास्ट में मौत हो जाती है। 8 जवान की जो है आईडी ब्लास्ट में शहादत हो जाते हैं और एक सिविलियन जो ड्राइवर है उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये कैजुअलिटी केवल एक वाहन से थी, एक ही वाहन को निशाना बनाया गया था। पहले खबर ये आ रही थी कि 7 जवान घायल है, बख्तर बंद गाड़ी को लाया गया है और उनमें कुछ जवान घायल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्कॉर्पियो वाहन को निशाना बनाया गया, उससे जितने भी सवार थे वो पूरे के पूरे उससे शहीद हो चुके हैं। और अभी मैं कुट्टू और बेदरे सड़क पे मौजूद हूँ। यहाँ पे 5 किलोमीटर करीब मौके के दायरे पर जो है ये घटना स्थल है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जवान आना जानी कर रहे हैं और ये जवान जो है बीजापुर सुकमा बीजापुर
नारायणपुर और कोंडागांव जगदलपुर ये संयुक्त ऑपरेशन जो चलाया गया था नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी से लगभग 1000 जवान जो है इस ऑपरेशन में शामिल थे और उसके इनको बड़ी सफलता भी मिली थी। और 1 तारीख को 4 तारीख को ये मुठभेड़ हुई थी और 4 तारीख को 5 नक्सलियों को मार गिराने में दंतेवाड़ा डीआईजी को सफलता मिली थी। पिछले 1 साल में लगभग जितने भी ऑपरेशन चलाए जा रहे थे उसमें देखा जाए तो इक्की दुक्की छोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो नक्सलियों पर जवान हमेशा हावी रहे हैं। लगभग 300 से ज्यादा। क्या ये वही जवान थे जिन्होंने अबूझमाड़ में अभी 4 बड़े नक्सलियों को मार गिराया, वहीं से घटना को करने के बाद ये वापस लौट रहे थे? ये वही जवान है क्या कि दूसरी टीम थी ये? मोहन, ये वही जवान थे, दंतेवाड़ा डीआरजी के जवान थे। बीजापुर जिला का ये पुखलू गांव है, वहां से जो सड़क है बीजापुर के नीमेर पहुंचती है, नीमेर से भैरमगढ़ से दंतेवाड़ा गीदम होते हुए दंतेवाड़ा पहुंचती। तो इस मार्ग का उपयोग जो है जवान वापसी के लिए कर रहे थे। हालांकि जो सड़क ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है उसका मुझे लगता है कि पूरी तरह से प्रॉपर पालन नहीं किया गया है, क्योंकि जब भी जवान लौटते हैं तो सड़क के प्रोडक्शन के लिए आरओसी लगाई जाती है, जवान तैनात रहते हैं, किसी भी अपनी घटना पे पुनरावृत्ति न हो। आपको याद होगा कि 2023 में भी एक दंतेवाड़ा आनंदपुर में घटना हुई थी जिसमें एसओपी का पालन नहीं किया गया था। उसी के तहत जो है एक वाहन को नक्सलियों ने निशाना बनाया था जिसमें 11 लोग शहीद हुए थे और सेम उसी घटना की पुनरावृत्ति इस घटना को आप समझ सकते हैं कि आज इसी जो घटना हुई इसमें 9 लोग शहीद हुए हैं। और इस घटना के दौरान मुझे जहाँ तक एसओपी का पालन नहीं किया गया था और जब ये टेक्निकल चीजें हैं जो जांच का विषय है, इसको पुलिस अधिकारी और जो रणनीतिकार हो इसको समझेंगे। लेकिन बस्तर के जो लाल है, बस्तर के जो भरा है उससे लाल हुई है। जवानों की खून से फिर जो है एक बार बस्तर का जो क्षेत्र है वो लाल हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ये जवान अपने अदम्य साहस का परिचय देकर नक्सलियों के नापाक मंसूबों को जो है उनके किलों को ध्वस्त करके लौट रहे थे। नक्सलियों को बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देकर लौट रहे थे और 5 नक्सलियों को मौत के घाट पर लौट रहे थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये जो जवान है उनकी दरखास्त के लिए पहले से नक्सली बैठे हुए हैं और वो नक्सली इसी मंसूबे में बैठे हुए कि जो लौटते हुए जवान है उन पर जो है हमला किया जाए। क्योंकि लगभग 3 से 4 दिनों का ये ऑपरेशन चला था तो जवान भी काफी थके हुए थे। दंतेवाड़ा से नारायणपुर की जो सीमा है वहां तक पैदल गश्त करते हुए पहुंचे थे। संयुक्त ऑपरेशन में ये जवान जो है पैदल लौट रहे थे और जब इनको लगा कि हम महसूस ठिकाने में पहुंच चुके हैं वहां से इन्होंने वाहन का इस्तेमाल किया और नक्सली उसी तार पे बैठे हुए थे कि कब ये जवान वाहन का इस्तेमाल करेंगे और कब हम उनको निशाना बनाएंगे। और आज भी सेम जो है आनंदपुर घटना को वापस यहाँ पे दोहराने का काम नक्सलियों ने किया है और पुलिस के जवान डीआरजी के जवान इसमें हताहत हुए हैं। ये जो है पुलिस के अधिकारियों के लिए, पुलिस की जो रणनीति है उसके लिए भी एक सवालिया निशान है। नक्सल 2026-31 मार्च की वो तारीख जिसमें बस्तर को नक्सल मुक्त करना है, उस पर भी सवाल उठता है कि अगर हम इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, इस तरह की अगर घटनाएं होती है तो कहीं न कहीं हमारी इस रणनीति पे भी फिर से एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि कहाँ पे चूक हो रही है। मोहन, ये चूक को हमको नहीं दोहराना है, क्योंकि बार बार ये सवाल आता है कि नक्सली कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता है, वो हमेशा अपने सबसे मारक हथियार आईडी बम का ही इस्तेमाल करता है। सुकमा में 4 दिन पहले 20-20 किलो के 3 आईडी जो रिकवर किए थे जवानों ने, उसको भी सुरक्षा बलों को हताहत करने के लिए लगाया था। ये जो मुझे जो लगता है, मैं भी घटनास्थल पे गया था, मुझे जो लगता है कि आज जो है नक्सली अब आईडी को लगाने की जगह फोर्स होल का इस्तेमाल करते हैं। फोर्स जो है वो सड़क के नीचे दबा देते हैं, ड्रिल करके दबा देते हैं और उस फोर्स होल के माध्यम से बारूदी सुरंग लगाते हैं और उस समय का इंतजार करते हैं कि जब जवान इस मार्ग से गुजरेंगे और हम जो है आईडी ब्लास्ट को करके बस्तर को फिर से लाल कर देंगे। जी मोहन, बिल्कुल। और धीरेन्द्र की बातों से साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिनका ध्यान नहीं रखा गया और इसलिए ये बड़ी घटना में हमारे जवान हताहत हुए हैं। एक तो गाड़ियों के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो ज़्यादा नहीं था, ये बात भी सामने आ रही है।
गाड़ी का जो इस्तेमाल किया गया वो स्कॉर्पियो वाहन थी, क्योंकि जल्दी पहुंचना था शायद, इसलिए इस तरीके के वाहन जो कि सुरक्षित नहीं माने जाते इस इलाके में, उसका इस्तेमाल किया गया। और एक रोड ओपनिंग पार्टी पहले निकलनी चाहिए वहां पर। आसपास के इलाके में जवान अगर सर्चिंग करके पहले ही पता लगा लेते कि नक्सली यहां पर सक्रिय हैं तो शायद ये घटना नहीं होती। कुछ चूक भी है जिसे सुधारने की जरूरत है, लेकिन ये नक्सल मोर्चा है जहां पर दोनों ओर से रणनीतियां चल रही है, घात प्रतिघात चल रहा है। ये जवान बताए जा रहे हैं कि वही हैं जो कि अबूझमाड़ में ऑपरेशन को अंजाम देकर लौट रहे थे। तो पिछले दिनों यानी करीब 2 दिन पहले ही जो सफलता मिली है, जिसमें बड़े नक्सलियों को मारने में फोर्स ने अपनी सफलता के झंडे गाड़े थे, उसी जवानों को घात लगाकर निशाना बनाया गया है। फिलहाल कुछ चूक भी हुई है, उसे ठीक करने की जरूरत बनी हुई है। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर और शुरू करते हैं। क्या प्रतिक्रिया राजधानी से मिल रही है? तो सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया में क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री इस घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया में लिखते हैं कि बीजापुर के कटरू में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट में 8 जवानों को शहीद किया है, जो कि अत्यंत दुखद घटना है। मेरी संवेदनाएं शहीद परिजनों के साथ है। ईश्वर शहीद जवानों की आत्मा को और शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करे। ये बात मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखी है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा है कि बस्तर में चल रहे नक्सली अभियान में नक्सली हताश हैं, विचलित हैं और विचलित होकर वो कायराना घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये विस्फोट की घटना कायराना हरकत है। तो ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया है। अब सुन लेते हैं भाजपा के अध्यक्ष किरण देव साय ने क्या कुछ कहा है। किरण देव साय बीजेपी के अध्यक्ष, बस्तर के इलाके से ही विधायक हैं, जगदलपुर से विधायक हैं। विष्णुदेव साय के बाद किरण देव की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, जिसमें वो शहीद जवानों को नमन करते हुए लिखते हैं कि मैं शहीद जवानों के साहस और बलिदान को सादर नमन करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति और घायल जवानों को शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान करे। ये लिख रहे हैं किरण देव, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो 2 प्रतिक्रियाएं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और किरण देव की हमने आपको बताई। सोशल मीडिया में लगातार श्रद्धांजलि देने का दौर, दुख व्यक्त करने का दौर जारी है। प्रतिक्रियाएं भी हम सुना दिए हैं। विजय शर्मा जो कि गृह मंत्री हैं और इस पूरे मोर्चे को संभाले हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है वो भी आपको सुना देते हैं। विजय शर्मा का ट्वीट आया है जिसमें विजय शर्मा इस पूरी घटना पर दुख जताते हुए नजर आए हैं। वीर सपूतों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने की बात वो कह रहे हैं। लगातार हम इस पूरी घटना पर जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों से संपर्क करके प्रतिक्रिया लेने की भी कोशिश करते हैं। कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रतिक्रिया कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद ने दी है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। बीजापुर में 9 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। यह नक्सलियों का कायराना करतूत है। कांग्रेस पार्टी नक्सलियों की इस करतूत की कड़ी निंदा करती है। हमारे जवानों की, जाबाज जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इन जवानों ने नक्सलवाद से लड़ने के लिए जो संकल्प लिया है, कांग्रेस पार्टी उस संकल्प के प्रति एकजुटता दिखाती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि नक्सलवाद की लड़ाई में हमारे जवान जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, सरकार भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए। नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए। नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ठोस नक्सल नीति बनाई जानी चाहिए। और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है और इन जवानों की शहादत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। बस्तर के बीजापुर
तो ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता मीडिया विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, जो कि कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस बात को कह रहे हैं कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और इस ओर प्रतिक्रिया देते हुए अलग अलग नेताओं ने इसी बात को दोहराया है कि दुख तो व्यक्त ऐसे समय में किया ही जाता है, लेकिन नक्सली जब ऐसी कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। और पिछले कुछ महीनों से लगातार फोर्स वहां दबाव बनाए हुए थी, लगातार घटनाओं को अंजाम देते हुए नक्सलियों को पीछे भी खदेड़ा जा रहा था, बड़े बड़े कमांडर के मारे जाने की खबरें आ रही थी, हथियार बरामद किए जा रहे थे और इसीलिए नक्सली भी बौखलाए हुए थे। नक्सलियों ने बौखलाहट में इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस घटना के बाद शहीद जवानों के शव जिला मुख्यालय जगदलपुर लाए जा रहे हैं, जहां पर एक श्रद्धांजलि उन्हें दी जाएगी और उसके बाद उन्हें संबंधित जिलों में भेजने के लिए राजधानी रायपुर भी लाया जाएगा। पार्थिव देह शहीद जवानों का राजधानी रायपुर भी लाया जाएगा। भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजापुर के इस नक्सली ब्लास्ट घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए लिख रहे हैं कि इस पूरी घटना को वो बेहद दुख भरा बता रहे हैं और लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ने की बात कह रहे हैं। तो इस समय पक्ष विपक्ष सभी एक है। विनम्र श्रद्धांजलि देने के साथ साथ पक्ष और विपक्ष एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। जहां पक्ष इस बात को दोहरा रहा है कि नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, वहीं विपक्ष भी ऐसे समय में उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं घटना के बाद की 5 बड़ी तस्वीरें। जवानों पर हमला हुआ, ब्लास्ट के बाद जो गहरा गड्ढा सड़क पर बना वो आप देख पा रहे हैं, गाड़ी के परखच्चे उड़े, गाड़ी का बोनेट गाड़ी पेड़ पर टंग गया, उसके बाद जवानों के हथियार जो है वो इकट्ठा करते हुए दृश्य आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर और उसके बाद जवानों के शव को लाया जा रहा है जिला मुख्यालय। घटना करीब 2:15 की है और बीजापुर मुख्यालय से करीब 20 से 30 किलोमीटर दूर कुटरू मार्ग में इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि ये वही पार्टी थी जिसने दंतेवाड़ा से जाकर अबुझमाड़ के इलाके में नक्सलियों के मांद में घुसकर पिछले दिनों एक बड़े मुठभेड़ को अंजाम दिया। अब ये सारे जवान वहां से वापस लौट रहे हैं। वापस लेकर आना जवानों को ये भी एक बड़ी चुनौती होती है और इस चुनौती का सामना हर बार जवान बखूबी से करते हैं, लेकिन इस बार शायद थोड़ी सी चूक रह गई, क्योंकि जब मुठभेड़ के लिए जवानों को भेजा जाता है तो वो पैदल पहुंचते हैं 15 किलोमीटर का जगह की यात्रा करके और जंगलों में नक्सलियों को घेर कर उनको मुठभेड़ कर मार गिराते हैं। लेकिन जब उनकी वापसी होती है तो उन्हें सड़क मार्ग से वापस लाया जाता है और ये वापस लाने का काम भी बड़े सुरक्षित अंदाज में किया जाना होता है, क्योंकि नक्सली घात लगाकर घटना पर पलटवार कर सकते हैं। तो पलटवार उन्होंने किया है, एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चलिए आपको दृश्य दिखाते हैं, क्योंकि घटना के बाद गमगीन माहौल है, दुख भरी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुख्यमंत्री एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, लेकिन वहां पर इस घटना की जानकारी आने के बाद मुख्यमंत्री ने 1 मिनट का मौन रखाया। आइए आपको दृश्य दिखाते हैं। ये दृश्य है महासमुंद का, ये दृश्य है महासमुंद का, जहां मुख्यमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हुए थे। लेकिन इस दुखद घटना की जानकारी जब उन्हें मिली, उसके बाद मुख्यमंत्री ने 1 मिनट का शोक आह्वान किया। वो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर सारे प्रमुख लोग मौन श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं जवानों को।
चलिए ये दृश्य आपके टीवी स्क्रीन पर सुमन और श्रद्धांजलि देते हुए हर कोई इस समय गमगीन है। सभी चाहते हैं कि अपनी श्रद्धा के सुमन उन जवानों तक पहुंचाए जाएं और इसके लिए श्रद्धांजलि देने का क्रम जारी है। मुख्यमंत्री क्योंकि एक सरकारी कार्यक्रम में थे, शिलान्यास का कार्यक्रम था, लोकार्पण का कार्यक्रम था, इसलिए पहले जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद कार्यक्रम पूरा किया गया। तो ये खबर आपको हम अपडेट करा रहे हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। एक बार सतीश अल्लूर के पास चलेंगे तो उनसे भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं सतीश से। फिर सतीश से पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद हम धीरेन्द्र के पास भी चलेंगे क्योंकि घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे थे। सतीश, पहले हम वो वॉक थ्रू भी दिखा देते हैं जहां पर सबसे पहले टीवी 24 ने पहुंचकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हासिल की। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचा था टीवी 24। क्या कुछ हुआ था बता रहे हैं सतीश अल्लूर हमारे। ये कुछ देर के दृश्य हैं, कुछ देर पहले के दृश्य हैं। मार्ग पर जो है अमरेली मार्ग पर जो है अभी जो खबर निकल के आ रही है कि बख्तर बम गाड़ी को जो है ब्लास्ट कर दिया गया है और इस ब्लास्ट में अब तक जो है 5 से ज्यादा जवानों की शहादत हो चुकी है। और हम मौका वारदात पर पहुंचे हुए, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए और यहाँ की तस्वीरें आप देखिएगा, तस्वीरों में साफ नजर आएगा किस तरह का यह विस्फोट था। क्योंकि मेरे पीछे जस्ट पीछे यह आप देखेंगे, ये वो विस्फोट वाली जगह है जहाँ पर जवानों से बड़ी आ रही थी और इसे जो है नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट करके जो है उड़ा। और इस जो है यहाँ पर लगभग 8 से 10 जान जो गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन जो जानकारी अब तक निकल के आ रही है, देखा जा रहा है तो 5 से अधिक जो है सब आगे का सिलसिला जारी है। जहां पर जवानों की पूरी टीम लगी हुई है, चारों दिशाओं में आप देखेंगे तो है, गाड़ियों के जो परखच्चे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं एक और दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये आप सामने जो दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि गाड़ी के पचखड़े जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पूरी की पूरी गाड़ी जो है नाबूद हो चुकी है। गाड़ियों का एक भी पुर्जा जो है सही सलामत नहीं है। वहीं अगर देखें जवानों जो पकड़ते हथियार हैं, वो हथियार भी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। आप हथियारों को भी देख सकते हैं। ये हथियार देखेंगे आप AK-47 LMG इस तरह के हथियार हैं, आधुनिक हथियार हैं और ये पूरी की पूरी जो है खराब हो चुकी है, पूरे नाबूद हो चुके हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा विस्फोट था। और इस विस्फोट में जो है लगभग 5 से अधिक जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं नेशनल एरिया पार्क कमेटी के ये जो एरिया होता है और इस एरिया में ही इस घटनाओं में तो ये थे सतीश अल्लूर जो कि घटनास्थल की तस्वीरें सीधे हमें दिखा रहे थे। और सबसे पहले टीवी 24 यहां पर पहुंचा और हम उस समय से लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं खबरों से। 2:15 में ये घटना हुई। 3:15 के आसपास हमारे संवाददाता वहां पर पहुंच चुके थे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और सबसे पहले देखा कि किस तरीके का बड़ा विस्फोट हुआ है। विस्फोट की सीधी तस्वीरें सतीश अल्लूर ने आप तक पहुंचाई। जान जोखिम में डालकर वो वहां पहुंचे थे क्योंकि कुछ देर पहले ही वहां से नक्सली रवाना हुए और मुठभेड़ के बाद कि जो हथियार होते हैं, गोलियां होती हैं, कारतूस उसके खोखे होते हैं, वो वहां पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। क्या कुछ हुआ है, हमारे संवाददाता दोनों वहां पर पहुंचे हुए हैं। धीरेन्द्र तिवारी और सतीश अल्लूर दोनों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और बेहतर ढंग से दर्शकों को समझाएंगे कि आखिर ये घटना हुई कैसे और इस घटना के बारे में क्या नया अपडेट है। तो सीधे चलते हैं बीजापुर में जहां पर हमारे दोनों संवाददाता मौजूद हैं। सतीश, पहले आप बताइए कि आप सबसे पहले पहुंचे, क्या दृश्य दिखा? सबसे पहले आपने कैसे देखा, कैसे सूचना आई, कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए उस इलाके में आप पहुंचे? बिल्कुल, देखिए मोहन जी, मैं आपको बता दूं कि इलाका बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और अक्सर यहाँ पर नक्सलियों का जो है मुठभेड़ की आवाजें मुठभेड़ जो है होती रहती थी। पिछले कुछ समय की अगर मैं बात करूं तो सलवा जुलूम का जो दौर था, वो सलवा जुलूम की शुरुआत इसी क्षेत्र से हुई है, इसी गांव से हुई है, क्योंकि ये कुतरू का वही अम्बेली क्षेत्र है जहाँ पर सलवा जुलूम की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर ही जनसभा का ऐलान किया गया था सलवा जुलूम के लिए और इसी जनसलाब जो है वो निकल करके पूरे बस्तर संभाग में फैला और
कहीं ना कहीं नक्सलियों के खात्मे का जो सिलसिला था वहां से जो चालू हुआ था, उसके बाद में जो है ये इस क्षेत्र को पूरा का पूरा संवेदनशील क्षेत्र माना जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो चारों दिशाओं पर जो है उस क्षेत्र में अगर बात करें तो नक्सलियों का जो गढ़ माना जाने वाला जो गढ़ है और नदी के उस तरफ वाली जो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नक्सली अपने आप को बहुत ज्यादा महफूज समझते हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि नदी को पार करके वहां पे पहुंच पाना जो है प्रशासन के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबब होता है, क्योंकि ना पुलिया है, ना सड़क है, ना कोई चीज का साधन है। तो इस प्रकार से जो है नक्सली वहां पे मौजूद है और यहाँ से अगर फोर्स की जो रवानगी अगर होती है तो सीधे तौर पर जो है आमना सामना होता है और उस पर मुखी खानी पड़ रही थी। लेकिन बीते कुछ समय से जो है नक्सली मोर्चे पर जिस प्रकार से सफलता मिलती आई है और पुलिया का निर्माण होने लगा, सड़कों का निर्माण होने लगा, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा विकास की ओर देखा जा रहा था। लेकिन आज की जो घटना है वो घटना कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय की जो वारदातों का जो सिलसिला था उसको याद जरूर दिला रहा है। बिल्कुल, और तुम्हारे आपके साथ में मौजूद धीरेन्द्र से भी बात करिए और उनसे भी इनपुट लीजिए। दोनों जन आप आपस में आप लोग बात करके ये बताने की, समझाने की कोशिश करिए दर्शकों को कि आखिर इस घटना में कहां पर क्या चूक रह गई। धीरेन्द्र। मोहन जी, बिल्कुल, मैं जो है ये बस्तर में जो तमाम जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में भी दर्शकों को बता दूं कि जब से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के द्वारा बड़ी बड़ी घटनाएं की गई हैं, इसमें सैकड़ों जवानों ने अपनी शहादत दी है। इसके साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी नक्सलियों ने निशाना बनाया है। बस्तर के 3 जो जिले हैं, 4 जो जिले हैं, उन जिलों में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती है। सन 2000 के बाद से छत्तीसगढ़ में पीएलजीए का जो गठन नक्सलियों के द्वारा किया गया, पीएलजीए के नंबर 1 बटालियन का कमांडर हिडमा बना। उसके गांव में नियत नेला नार योजना के तहत सुरक्षा बलों के द्वारा कैंप लगाया गया। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में 2023 में बनती है। उसके बाद से छत्तीसगढ़ के ये 4 जिलों में लगभग 28 सुरक्षा बलों के कैंप खोले जाते हैं। ये वो 28 कैंप है जहां पर नक्सलियों की तूती बोलती थी। नक्सलियों के बिना इजाजत के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। वहां पर आज सरकार के द्वारा पीडीएस का दुकान बनाई जा रही है, स्कूल बनाए जा रहे हैं, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, नल पहुंचाया जा रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही है। तो और नक्सली भी इन इलाकों से बैकफुट में जा रहे हैं। 2026 का वो तारीख 31 मार्च जिसमें जो है सरकार ने लिया है कि हम नक्सलियों को यहाँ से खदेड़ फेंकेंगे, तो निश्चित रूप से उस पे जो है बड़ा कदम सरकार उठाती रही है। लेकिन जब से राज्य का निर्माण हुआ है, नक्सलियों ने भी बताया है कि छत्तीसगढ़ के हर बस्तर के इन जिलों में हमारा भी अधिकार है, हम यहाँ पर अपनी समानांतर सरकार चलाएंगे। जगरगुंडा क्या जो ये इलाका है वहां पर 17 साल जो है नक्सलियों ने अपनी हुकूमत चलाई। बीजापुर से वो इलाका कट गया, सुकमा से वो इलाका कट गया, दंतेवाड़ा से वो इलाका कट गया। इन जिलों के मुख्यालय के सड़कों पे पैरेलल जो है सड़क दीवार बना दी और बताया कि हमारा साम्राज्य है। मैं इसी साम्राज्य के इलाके में आज ये घटना हुई है। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी के पास से अबूझमाड़ का इलाका चालू होता है, जहां पर नक्सली के बड़े लीडर आते हैं और यहाँ पे आराम करते हैं। उनका आराम का पनाहगार है और नक्सलियों के इस आराम के पनाहगार में लगातार 1 साल से सुरक्षा बल के लगातार मूवमेंट हो रहे हैं, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और वहां पर नक्सलियों को बिल्कुल पिन पॉइंट पे जाकर अटैक किया जा रहा है। 38 नक्सलियों को मार गिराया गया उस इलाके में। वहां पर नक्सलियों के इसी इलाके में जाकर दंतेवाड़ा की फोर्स अभी 4 तारीख को 5 नक्सलियों को मारती है और वही जवान जो है थक कर जब वापस आते हैं तो नक्सली उनको निशाना बनाते हैं और आज वही जवान जो है 8 दंतेवाड़ा के जो जवान है वो शहीद हो जाते हैं। और शहीद इसलिए होते हैं क्योंकि उनको बस्तर को इस आतंक से मुक्ति दिलाना है। मोहन, मेरे साथ सतीश भी है, घटनास्थल पे गए थे, उनसे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि अगर आईटी ब्लास्ट होता है, मैंने अपने आंखों से देखा है, सतीश जी भी देखे हैं, आप भी जरूर देखे होंगे। जो हमारे जवान है उनके 100 बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। अगर किसी का जवान है उसकी अगर आप बॉडी के पार्ट्स में मिलाना चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे, ऐसा मंजर होता है। यहाँ पर गोली है, बंदूक है, वो पूरी तरह से जल चुके हैं। इतना भयानक ब्लास्ट था।
मतलब बीभत्स ये घटना है और नक्सली इस अंजाम तक भी बस्तर को पहुंचाने की नापाक कोशिश करते रहे हैं। जवान भी उसका जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सतीश जी, आप बताइए, आप तो गए थे घटनास्थल पर, क्या मंजर था वहां पर? और भी दूसरे जवान थे जो ऑपरेशन करके लौट रहे थे, जिले के आला अधिकारी भी थे, बस्तर के दंतेवाड़ा के डीआईजी भी थे, एसपी भी थे, बीजापुर के जो एसपी थे, उनके मन में क्या चल रहा था उस समय? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि इतना खौफनाक मंजर था, क्योंकि मौका वारदात पर जब हम वहां पे पहुंचे तो जवानों के जो शव है उनको बीन करके लेके जाया जा रहा था। बीन करके झिल्लियों में जो है टुकड़ों को, मांस के जो टुकड़े हैं उनको उठा उठा करके झिल्लियों में रखा जा रहा था। देखने लायक जो स्थिति नहीं थी। वहां पर जो एसपी थे और डीआईजी कमलचंद कश्यप थे, उनके आंखों में आंसू कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था और ये आंसू बयां करती है कि किस तरह का हालात थे, किस तरह के मंजार थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो घटना हुई है उस घटना के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार की सावधानी होनी चाहिए थी वो सावधानी नहीं बरती गई है, क्योंकि आरोपी लगना चाहिए था, वो आरोपी तय नहीं किया गया। हो सकता है कि कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है तो आरोपी नहीं तय की गई है। उसके बाद में जो है नक्सलियों ने अपनी नापाक मंसूबे जो है वो कामयाब होते हुए नजर आते दिखाई दिए, क्योंकि जैसे जैसे आरोपी नहीं है और उसके बाद में जवानों की जो टुकड़ियां लौट रही थी उस पर उन्होंने जो है पुराने बिछाए हुए आईडी को ब्लास्ट करने का प्लान किया और वो सफल भी हो पाया। और जिसमें एक गाड़ी जो स्कॉर्पियो थी वो पूरी तरीके से नेशनल नाबूद हो गया, जिसमें जो 8 जवान और एक ड्राइवर जो था वो क्षत विक्षत हालत में मिले हैं और जिनके शवों को पहचान पाना मुमकिन नहीं लग रहा है कि वीरेंद्र, एक सवाल ये भी लीजिएगा, क्या स्कॉर्पियो से ही आने की सुविधा थी क्या? जो एंटी माइनिंग व्हीकल है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? ये स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी से क्यों आए, जबकि यहाँ पर कदम कदम पर ब्लास्ट की संभावना बनी रहती है? बिल्कुल, देखिए मोहन जी, आपको बता दूं कि ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर एंटी लैंड माइन भी काम नहीं करता है। यहाँ पर कब कहाँ क्या हो जाए कोई कह नहीं सकते, क्योंकि एंटी लैंड माइन भी ऐसा क्षेत्रों में वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र नहीं है। मैदानी क्षेत्र होता तो अलग बात होती, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र है, नदी नालों वाला क्षेत्र है, जहाँ पर गाड़ियों पर जो है सवार होकर के निकल पाना मुमकिन नहीं होता है। पैदल मार्च ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और पैदल मार्च करके जब जवान थके हुए होते हैं तब उनके लिए जो वैकल्प व्यवस्था होती है, जो आनंद फानन में व्यवस्था की जाती है, वो व्यवस्था की गई थी। और जो है किसी को ये पता नहीं था कि कब कहाँ पे कैसा जो है हमला किया जा सकता है। लेकिन अगर इस हमले को देखा जाए तो बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से किया गया हमला है और इस हमले में जो शहीद हुए जवान हैं उनके परिवार को भी श्रद्धांजलि देना पड़ेगा, क्योंकि ये घटना को किस नक्सली ट्रूप ने अंजाम दिया? कौन सा ट्रूप था, कौन सक्रिय था, कौन कमांडर था, इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? बिल्कुल, देखिए मोहन जी, ये पूरा का पूरा एरिया जो है नेशनल पार्क एरिया है और नेशनल पार्क एरिया में जो नेशनल पार्क एरिया के जो कमांडर हैं उनका साम्राज्य चलता है, जिसमें से जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वारदातों में हमेशा रहे हैं और ये वारदात जो है कहीं ना कहीं हमेशा देते रहे हैं। और इस बार भी नेशनल पार्क एरिया कमेटी के जो लोग हैं, नक्सली जो माओवादी हैं, इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। मोहन जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो पहले भी मैं बोल चुका था कि एसओपी का पालन नहीं किया गया है, तो निश्चित रूप से अगर उस एसओपी को पालन किया गया होता तो ये घटना आज नहीं होती। और ये नेशनल पार्क एरिया है, उसके साथ साथ आमदई एरिया कमेटी भी इस एरिया में सक्रिय रहती है। मल्लेश जैसे बड़े नक्सली, कमलेश जैसे बड़े नक्सली जो इस इलाके में काम करते हैं, निश्चित रूप से उनके साथ होने का भी हो सकता है। ये तो 1-2 दिन के बाद ही समझ में आएगा कि इस घटना के पीछे कौन रहा है, लेकिन जो एसओपी था उसका पालन करना चाहिए था, क्योंकि नक्सली जब भी अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं तो वो बिल्कुल वाच करते हैं कि कहाँ पे चूक होनी है और उसी चूक जहां पे चूक होती है उसी जगह पर जो है नक्सली कुठाराघात करते हैं। ये जो क्षेत्र है, खुफू जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र से नक्सलियों के खिलाफ 2005 में बिगुल बोया गया था। यहीं से बिगुल छूटा गया था। 2005 में सर्वे की शुरुआत की गई थी, क्योंकि ये जो इलाका है इस इलाके पे ही नक्सली हमेशा जो है वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है। बेदरे है, रानी बोदली का जो इलाका है, वहां पर 56 जवानों को शहीद कर दिया था नक्सलियों ने, थाने में कर दिया था और उस वारदात पर 56 हमारे जवान शहीद हुए थे। मतलब पुरानी घटना इन क्षेत्रों में नहीं, बहुत बड़ी घटनाएं हुए हैं और जवान भी हैं, वो मुस्तैद होकर काम करते हैं। सीआरपीएफ की 165 बटालियन यहाँ पे तैनात है।
लगातार मूवमेंट करती है, लगातार सर्चिंग करती है, बावजूद इसके नक्सली अपने जो है नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं। जो धीरेन्द्र मैं आपको रोकना चाहूंगा, विजय शर्मा जी का बयान आया है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। विजय शर्मा गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आईडी ब्लास्ट के कारण हुआ है, कमांड ब्लास्ट था ये, और ब्लैक टॉप रोड होने के बावजूद ये हुआ है। वहां आना जाना लगातार चल ही रहा था जवानों का, परंतु अब ये कैसे हुआ है ये जांच का विषय है। इसको देखकर जांच करके और सुधार लाएंगे, परंतु ये बात सच है और दृढ़ता के साथ अब और ताकत के साथ इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काम करेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा विषय उसमें होता है, वो से चर्चा का विषय नहीं है, परंतु ये बात जरूर है कि और दृढ़ता के साथ काम करने की बात माननीय ने कही है। तो ये थे विजय शर्मा, और अभी कुछ भी कहना फौरी तौर पर ठीक नहीं होगा कि कहां पर चूक हो गई, किस तरीके की स्थितियां बनी, लेकिन ये जो कि विजय शर्मा जी की टिप्पणी थी कि ये जो मार्ग है वहां से जवानों का लगातार आना जाना था और ऐसी स्थिति नहीं थी कि वहां पर कोई अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए, लेकिन उसके बावजूद ये घटना हुई है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है और सारी चीजें जांच के बाद और सामने आएंगी। धीरेन्द्र के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। धीरेन्द्र, जैसा कि विजय शर्मा बता रहे हैं कि ये एक आवाजाही का मार्ग था और लगातार आना जाना चल रहा था यहाँ पर, इसलिए शायद ज्यादा सतर्कता नहीं बरती गई कि भाई इस मार्ग में तो आना जाना चल ही रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो जमावट होगी, नक्सली होंगे, ऐसा अंदाज नहीं लगाया, शायद चूक हो गई यहीं पर। जी बिल्कुल मोहन जी, आपको बता दो कि काफी लंबा ऑपरेशन था, थके हुए लोग थे, जवान भी थके हुए थे, तो निश्चित रूप से अंदाजा भी नहीं लगाए थे कि इतनी बड़ी घटना हो जाए, क्योंकि ये जो सड़क है वो बिल्कुल अब चलती हुई सड़क है। यहाँ पर जो है लगातार आवागमन जो है पिछले कई सालों से सुचारू चल रहा है और भनक भी नहीं लगी होगी कि नक्सली इतने बड़ी वारदात को अंजाम दे देंगे। मैं यहाँ पर ये भी जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे ही इस घटना की सूचना हमें मिलती है, तो हमारे जाबाज जो पत्रकार साथी हैं सतीश अल्लूर अपनी जान जोखिम में डालकर घटनास्थल पे पहुंचते हैं और वहां से अपने चैनल के दर्शकों को ये दिखाते हैं कि बस्तर एक बार फिर से लाल हो गया है। तो हम इनकी जाबाजी को भी सलाम करते हैं। बिल्कुल, और हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं अपने चैनल के माध्यम से उन जवानों को जो बस्तर की विकास के लिए अपनी शहादत दी है। जी मोहन, बिल्कुल, और सतीश की जाबाजी को हर कोई सलाम कर रहा है, क्योंकि ऐसे समय में जब सब लोग डर गए थे ब्लास्ट के बाद, उन्होंने जाकर ये बड़ी कवरेज की। उस समय का कुछ सतीश अपना अनुभव बताइए, आपको सूचना मिली, उसके बाद आपने ये नहीं सोचा कि वहां खतरा हो सकता है, आप वहां पहुंचे, क्या आपके मन में चल रहा था, क्या देखा सबसे पहले आपने, वो सारी चीजें हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल मोहन जी, देखिए जैसे ही सूचना हमको मिली, लगभग 2:15-2:20 हो रहा था, सूचना प्राप्त होते ही हम लोग जो है अपनी व्हीकल से पकड़ करके सीधे बीजापुर से निकल कर कुटरू पहुंचने का प्रयास किया। और कुटरू पहुंचते ही जो है यहाँ पर जैसे ही पहुंचने वाले थे और देखा कि गाड़ियां जो है लंबी लंबी कतारें लग गई है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, तो हमने भी सोचा कि ये कुछ तो मामला बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाला है जिसकी वजह से इनको रोका जा रहा है। तो जैसे ही हम प्रेस की गाड़ियों को देखा गया तो उसके बाद हमको रिलीज किया गया आगे की ओर, और जैसे ही हम आगे गए, आगे देखे जाने के बाद जो देखे जवानों की जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है। पूरे के पूरे जवान जो है पूरे एरिया में फैले हुए हैं, पूरे खेतों में फैले हुए हैं। और उसके बाद में जो है जवान जो साथी जवानों के जो 100 के टुकड़े हैं उनको बिनने का कार्य कर रहे हैं। बाकी जो एसपी दंतेवाड़ा और एसपी बीजापुर है वो स्वयं वहां पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीआईजी कमल चंद कश्यप वहां पे पहुंचते हैं और उसके बाद में जवानों को दिशा निर्देश देते हैं और तत्काल जो है कार्रवाई होना चालू होता है। मैं आपको बता दूं, एक 100 जो है वो तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर एक नाला पड़ता है, जिस नाले में वो 100 पड़ा हुआ था और तैरता हुआ नजर आ रहा था। कुछ जवानों को देखा कि वो तैर रहा है 100, उसके बाद में हलचल तेज हो गई और वहां पर जब झिल्ली लेकर के जो पॉलिथीन होती है उसको ले जाने लगे, तो वहां पर देखा गया कि बहुत ही खौफनाक मंजर था, क्योंकि नदी के अंदर उतर पाना भी मुमकिन नहीं था, उसके बावजूद 100 को निकालना भी जरूरी था। तो किस तरह का जो खौफ होता है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि जवान भी अपने जान को जो है जोखिम में डाल करके इस क्षेत्र में कार्य करते हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने के बाद जब इस प्रकार का ऑपरेशन से लौटते हैं
तो उनको अलग तरह का अनुभव होता है। और हमारा अनुभव ये जरूर कहता है कि जो बस्तर के विकास के लिए प्रतिरोधक बन रहे हैं, उन प्रतिरोध को जो है हटाना बहुत जरूरी है। और हटेगा कैसे? वो हटेगा इसी प्रकार से और ऐसे ही लड़ाइयों से हटने वाला है। और 2026 का जो तारीख तय किया गया है, कहीं ना कहीं ये तारीख महत्वपूर्ण है और बदलाव की जो दिशा है वो अब बढ़ने लगी है। और इस प्रकार की घटनाएं जो है इस बदलाव को रोक नहीं सकती है। बिल्कुल सतीश, आपके पास लौटेंगे आप दोनों के पास, लेकिन आपको एक बड़ी ब्रेकिंग से अपडेट करा दें। राज्यपाल रेमन डेका की प्रतिक्रिया आई है। सोशल मीडिया में उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक विज्ञप्ति भी जारी की है। राज्यपाल ने इस पूरी घटना की निंदा की है और दुख व्यक्त किया है कि इस घटना में जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको नमन किया है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना भी की है। तो राज्यपाल रेमन डेका की प्रतिक्रिया, जवानों के शहादत को नमन, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना। राज्यपाल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि नक्सलियों द्वारा ये जघन्य अपराध किया गया है। जवानों के शहादत को उन्होंने नमन भी किया है। राज्यपाल रेमन डेका, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, इस घटना के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने इस घटना की निंदा की है, इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और शहादत को नमन किया है। घायलों की चिंता भी व्यक्त करते हुए राज्यपाल रेमन डेका ने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की घायलों की कामना की है। तो राज्यपाल रेमन डेका की प्रतिक्रिया सामने आई है। लगातार हम आपको प्रतिक्रियाओं से अपडेट करा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया, उप मुख्यमंत्री अरुण साव की प्रतिक्रिया, गृह मंत्री विजय शर्मा की प्रतिक्रिया हमने आपको बताई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस भी इस पूरी घटना से दुखी है। सारे लोग इस समय इस बात पर दुख व्यक्त कर रहे हैं कि हमने अपने 9 जवानों को खो दिया है। तो 9 जवान हमारे शहीद हुए हैं और इस पूरी घटना ने सबको दहला दिया है और इसीलिए हमने इस पूरी खास पेशकश का नाम रखा है दहला गया ये हमला। जी हाँ, हम सबको ये दहलाने वाला हमला हुआ है। एक एक करके फिर से पूरी घटना से मैं आपको अवगत करा देता हूँ। 2:15 पे बीजापुर से कुछ ही दूरी पर स्थित कुटरूर मार्ग है, जहां से जवान वापस लौट रहे थे। गाड़ियों की संख्या करीब 3 से 4 थी। पहली गाड़ी सरसराते हुए आगे बढ़ी, लेकिन दूसरी गाड़ी को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया और इसे टारगेट ब्लास्ट कहा जाता है। टारगेट ब्लास्ट नक्सलियों की एक ऐसी रणनीति जिसमें पहले से विस्फोटक ऐसी स्थान पर लगा दिया जाता है जहां से टारगेट को गुजरना होता है और टारगेट को निशाना बनाकर ब्लास्ट किया जाता है। और ब्लास्ट इतना ज्यादा होता है, इतना विस्फोटक होता है कि पूरी गाड़ी को चपेट में ले लेता है। वही कुछ हुआ बीजापुर के कटरू मार्ग में, जहां पर इतना बड़ा गड्ढा आपको स्क्रीन पर पहली तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विस्फोटक करीब 10 किलो से ज्यादा का रहा होगा। तब यहां पर 5 फुट गहरा गड्ढा बना है। 5 फुट गहरे गड्ढे में का विस्फोट से बनना बताता है कि गाड़ियां किस तरीके से विस्फोटक की जद में आई होंगी और विस्फोट के बाद ये पूरी गाड़ी, जैसे कि हम फिल्मी दृश्यों में देखते हैं, वैसा दृश्य यहाँ देखने को मिला। पूरी स्कॉर्पियो गाड़ी पूरे झटके के साथ करीब 20 फुट ऊंचे उछली और उसके बाद गाड़ी के परकच्चे उड़ गए। गाड़ी नीचे गिरी और उसमें सवार 9 लोग सभी के सभी शहीद हो गए, जिसमें एक ड्राइवर और 9 जवान शामिल हैं। सभी गाड़ी पर बैठकर वापस अपने कैंप की ओर बढ़ रहे थे। दूसरे दृश्य में आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी के परखच्चे कैसे उड़े कि गाड़ी का बोनेट पेड़ में जाकर टंग गया। पेड़ में जाकर टंगा हुआ ये बोनेट आपको दिखा रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन की दूसरी छवि में। दूसरे विंडो में आप देख पा रहे होंगे कि कैसी गाड़ी के विस्फोट के बाद बोनेट जाकर गाड़ी का बोनेट पेड़ की टहनी में जाकर टंग गया और ये पेड़ करीब 25 फीट ऊंचा है, यानी इससे भी ऊंची छलांग गाड़ी की
लगी होगी, और क्योंकि इतनी ऊंचाई से जब गाड़ी नीचे गिरी होगी तो उसमें बैठे रहने वालों को काफ़ी जो एक कहें कि बड़ी चोट, जिससे कि उनकी मौत हो गई। और क्योंकि विस्फोटक इतना भारी था तो गाड़ी के परखच्चे के साथ साथ शहीद जवानों के देह के भी परखच्चे इस पूरी घटना में उड़ गए। और ये अंदाज आप लगा सकते हैं कि इन जवानों के जो हथियार थे उनका क्या हाल हुआ। हमारे स्क्रीन में आप विंडो में देख पा रहे हैं कि जवानों के हथियार भी पिघल गए, उनके भी परखच्चे उड़ गए। उससे आप अंदाज लगाइए कि उस गाड़ी में बैठे हुए जवानों का क्या हाल हुआ होगा। चलिए अब आपको सुना देते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा। प्रतिक्रिया आपको हमने पहले सुनाई थी, वो घटना के पहले की थी, लेकिन अब आ चुकी है घटना के बाद की प्रतिक्रिया। विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और आईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो ऐसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की ताकत दें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उसे बरताए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। अंततः छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहाँ शांति की बहाली होगी। तो एक विश्वास भरी बाइट उन्होंने दी है। हालांकि दुखी लग रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन इस बात का विश्वास भी प्रदेशवासियों को दिला रहे हैं कि जल्द ही नक्सलियों का प्रदेश से खात्मा होगा। इस पूरी घटना ने हम सबको दहला दिया है, थोड़ा परेशान कर दिया है, दुख में डुबो दिया है, लेकिन इस घटना से एक विश्वास भी जगा है कि हमारे जवान की शहादत को नमन है, जो कि मोर्चे पर हमारे लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इसी जज्बे के साथ हम लगातार लड़ते रहे तो एक दिन वो भी आएगा जब यहां से यानी छत्तीसगढ़ से नक्सली रुखसत ले चुके होंगे। नक्सलियों को प्रदेश से भगाने का ये बड़ा अभियान चल रहा है और इस मोर्चे में कभी वो भारी तो कभी हम भारी जैसी स्थिति है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फोर्स के जवान की जो बहादुरी है वो कुछ इस तरीके से भारी पड़ेगी कि अगले साल तक नक्सली यहां से विदा ले चुके होंगे। तो ये घटना क्या क्या कुछ कहा सब लोग की प्रतिक्रिया हम आपको सुना चुके हैं। एक बार फिर से आपको प्रतिक्रियाओं को सुनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर से हमारे संवाददाताओं से एक आखिरी टिप्पणी लेंगे। तो सबसे पहले हम सुनाते हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस पूरी घटना के बाद क्या प्रतिक्रिया दी, आइए आपको सुनाते हैं। जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। तो जवान जो शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दे, ये प्रतिक्रिया दी है। और क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के रूप में भी नक्सल घटना को काफी करीब से जानते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को भी कहा कि जब भी हम बड़े ऑपरेशन करते हैं तो वो बौखलाहट में प्रति उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वही कुछ हुआ है। एक बड़े सफलता के बाद जवान जब लौट रहे थे तो उन्हें निशाना बनाया गया है। तो ये थे डॉक्टर रमन सिंह जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री विजय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं, क्योंकि उनके पास इनपुट आ चुका है। क्या उन्होंने कहा, आइए सुनिए। ये
आईडी ब्लास्ट के कारण हुआ है, कमांड ब्लास्ट था ये, और ब्लैक टॉप रोड होने के बावजूद ये हुआ है। वहाँ आना जाना लगातार चल ही रहा था जवानों का, परंतु अब ये कैसे हुआ है ये जांच का विषय है। इसको देखकर जांच करके और सुधार लाएंगे, परंतु ये बात सच है और दृढ़ता के साथ अब और ताकत के साथ इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काम करेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा विषय उसमें होता है, वो इससे चर्चा का विषय नहीं है, परंतु ये बात जरूर है कि और दृढ़ता के साथ काम करने की बात माननीय ने कही है। तो गृह मंत्री विजय शर्मा एक खास बात कहते हुए दिखाई दिए कि इस पूरे घटना के बाद हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, नक्सलियों को पीछे खदेड़ा जाएगा और ये ऐसा मार्ग था जहां से जवानों की आवाजाही थी। बैक टॉक भी होता रहा, यानी कि जवान आपस में इस पूरे मार्ग को लेकर जो आपस में चर्चा करते हैं बैक टॉक के जरिए वो भी हुआ कि भाई आगे बढ़िए, ऐसा सिग्नल मिलता है, उसके बाद ही आगे जवानों को बढ़ाया जाता है। तो वो सिग्नल आने के बाद हुआ, लेकिन ये कैजुअलिटी हुई है जो कि सबके लिए दुखद है। इस मामले में और चीजें खुलकर सामने आएंगी तो ज्यादा चर्चा हम कर पाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि नक्सल मोर्चे पे लगातार बोलते दिखाई देते हैं, उन्होंने ही ये प्लान बनाया कि नक्सलियों को खदेड़ा जाएगा 2026 तक। अब इस घटना के बाद उनकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा है अमित शाह जी ने, आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट की ये घटना काफी दुखद है। डीआरजी के जवानों को खोने की सूचना से वो अत्यंत दुखी हैं। वीर जवानों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस दुख को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। लेकिन महत्वपूर्ण बात उन्होंने बाद में लिखी है कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 26 तक भारत की भूमि से नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। तो आखिरी की दो लाइन काफी महत्वपूर्ण, विश्वास दिला रहे हैं अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री कि हम जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे और 2026 मार्च तक नक्सलियों को भारत से रुखसत कर देंगे। छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत से रुखसत करने की बात अमित शाह कहते हुए दिखाई दिए हैं। चलते हैं एक बार फिर से हमारे दोनों संवाददाता जो कि घटना स्थल के पास ही मौजूद हैं। रोशनी की समस्या जरूर होगी, लेकिन उनसे संपर्क करके एक फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र और सतीश हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, अमित शाह जी की प्रतिक्रिया ये, वो कह रहे हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलियों को भारत से खदेड़ दिया जाएगा। कितना इसमें सफलता मिलेगी और क्या जो प्लान चल रहा है वो 26 तक पूरा हो पाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से सीआरपीएफ और डीआरजी, बस्तर बटालियन, कोबरा बटालियन, एसटीएफ, सीएफ, ये सब जो जवान हैं नक्सल मोर्चे पे तैनात है। और मैं मोहन जी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे देता हूँ, 2023 के पहले जब भी सुरक्षा बलों का मूवमेंट होता था तो वो केवल अपने जिले तक ही सीमित रहता था। अब 2023 के बाद जब से सरकार चेंज हुई है, अब इंटर जो जिले हैं उसको भी क्रॉस करके जो है सुरक्षा बल अन्य जिलों में भी ऑपरेशन चला रही है। उसी का ही नतीजा है कि पिछले 1 सालों में बीजापुर की अगर पुलिस है, डीआरजी है, वो दंतेवाड़ा में भी आके ऑपरेशन करती है, वो नारायणपुर में भी जाके ऑपरेशन करती है, वो सुकमा में भी जाके ऑपरेशन करती है। नक्सलियों का छोटा सा भी इनपुट है, उस पे उसको ट्रैक करके ड्रोन को बिल्कुल जो है उसका सहारा लेकर, हेलीकॉप्टर के सहारा लेके, ये सारी चीजों को बिल्कुल एक छोटी छोटी चीजें बारीकी से काम करते हुए ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। और ऑपरेशन के दरमियान सारी चीजों को बारीकी से अवलोकन कर नक्सलियों के मंसूबों को ध्वस्त किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि नक्सली जो है वो ठिकानों से भाग निकलते हैं, लेकिन अपने जो सामान है उसको छोड़ के चले जाते हैं। वहां पर आईडी बम वगैरह भी मिलते हैं, नक्सलियों की सामग्रियां भी मिलती हैं। तो जिस तरह से पिछले 1 साल से नक्सल के विरुद्ध जो तैयारी चल रही है सरकार की, वो बिल्कुल 2 साल का जो इन्होंने टारगेट बना के रखा है उस पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो कैंप है नक्सलियों के कोर इलाकों में, जिनको आधार इलाका कहा जाता था,
जहां पर नक्सली जो है अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं। आप उन इलाकों में जाएंगे तो आपको करीब करीब 50 फीट लंबे मोबाइल के टावर के जितने लंबे जो है स्मारक नक्सलियों को मिलेंगे। नक्सली नेताओं के स्मारक है। उन इलाकों में जाकर फोर्स के कैंप लग रहे हैं। मारवी हिड़मा जो दुर्दांत नक्सली है उसके गांव में सीआरपीएफ का कैंप लगता है। उसके बाद लगभग 20 से 25 किलोमीटर आगे जो है सीआरपीएफ सुरक्षा बल के कैंप लगते हैं, जहाँ पर आप कभी सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी नहीं दिखती थी। उन इलाकों में जाकर जो है आप कैंप लग रहे हैं। 4 जिले बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर 28 कैंप लगे हैं पिछले 2 महीने के अंदर में। 4 सीआरपीएफ की जो है बटालियन यहाँ पे तैनात की गई है। अबूझमाड़ के और जो और इलाके हैं उन इलाकों में फोर्स को भेजा जा रहा है, वहां पर कैंप लगाया जा रहा है। लगातार पुलिस जो है वो नक्सलियों के विरुद्ध जो है अपना अभियान चला रही है। जो 2026 की वो तारीख 31 तारीख, उसमें नियत नल्ला नार को भी जोड़ा जा रहा है। नियत नल्ला नार से ग्रामीणों को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है, उनको मूलभूत बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिससे ग्रामीण भी है जो नक्सलियों के पास नहीं जाना चाहते हैं, वो सुरक्षा बल, वो सीआरपीएफ, वो डीआरजी, वो प्रशासन के पास आके अपने लिए सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की मांग करते हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले ही मारवी हिड़मा के गांव में कवरेज की थी। मारवी हिड़मा के बारे में दिखाया था। वहां के ग्रामीणों ने बोला हमें नक्सलियों ने कुछ नहीं दिया, सरकार दे रही है, सीआरपीएफ दे रही है। गुरुकुल खोले गए, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए गुरुकुल खोले गए। गुरुकुल ऐसे समय चलते थे जब इस जो कलयुग के जमाने में उनका नाम भी नहीं है। सतयुग और त्रेता युग में गुरुकुल के नाम से स्कूल चलाए जाते थे। उस समय के नाम को बस्तर के इन इलाकों में आज सीआरपीएफ लगा रही है। तो जो तारीख है उस तारीख पे बस्तर से नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के लिए जो समय सहमति तय की गई है उस पर जो है सरकार काम कर रही है, उस पर फोर्स काम कर रही है। ठीक है एसपी जी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शायद कुछ विजुअल की समस्या आ रही है और आपकी जो इनपुट है, जो जानकारियां हैं, हम उसे साझा दर्शकों के साथ जरूर करेंगे। लेकिन आपको अपडेट करा दें कि इस पूरी घटना के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। और जैसा कि हमने बताया था कि इस पूरे इलाके को फोर्स ने अपने नियंत्रण में लेते हुए सर्चिंग टीम बनाकर वहां पर सर्च शुरू कर दिया था। उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इस ब्लास्ट स्थल के आसपास के इलाके में नक्सली सक्रिय होने की सूचना मिलने के बाद फोर्स की सर्चिंग टीम लगातार सर्च कर रही थी और उसके बाद जो स्थितियां मिली हैं उसके मुताबिक कटरू का ये जो मार्ग है वहां पर आईडी ब्लास्ट की और भी तैयारियां थी। अगर एक प्लान फेल हो जाता तो दूसरे के लिए भी उन्होंने विस्फोटक लगाकर रखा हुआ था। और सर्चिंग टीम को जो सफलता मिली है उसके मुताबिक हम आपको अपडेट करा दें कि कई ऐसे स्थल मिले हैं जहां पर ब्लास्ट के लिए विस्फोटक लगाया गया था। शायद घात लगाकर बैठे हुए नक्सलियों को इस बारे में जानकारी थी कि ये वो मार्ग है जहां से जवान वापस लौटेंगे और जब ये वापस लौटेंगे तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। तो टारगेट करके ब्लास्ट करने की तैयारी नक्सलियों की थी और इसीलिए कई जगह पर ये माइंस लगाई गई थी, जिसमें एक पर विस्फोट हो गया और ये जो हमला था वो हम सबको दहला गया। तो ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, बीजापुर से सर्चिंग टीम को मिली है सफलता। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते हैं। लगातार हम प्रतिक्रिया आपको सुना रहे हैं, क्या कुछ कहा है एक एक करके नेताओं ने आपको बताया। पहले अरुण साव उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी घटना के बाद, सुनिए। नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। सभी नौजवानों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान अंदर घुसकर नक्सल मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये हताशा में, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ बस्तर नक्सल मुक्त होगा।
बीजापुर से ये एक नक्सल। तो ये थे उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जो कि बता रहे हैं कि घटना के बाद जो उनके पास इनपुट है उसके मुताबिक ये कायराना हरकत अंजाम दी गई है, लेकिन ऐसे में हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नक्सलियों को खदेड़ने का काम लगातार जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि हमने अपडेट कराया था आपको, बड़ी खबर से अवगत करा दें। बड़ी खबर बीजापुर नक्सली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, जहां पर नक्सलियों की एक और बड़ी साजिश सामने आई है। सर्चिंग कर रहे जवानों को वहां पर पुलिया में ब्लास्ट करने की तैयारी थी, जहां उन्हें मिली है आईईडी। सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है, क्योंकि इस पूरे इलाके को सर्चिंग की गई। वहां पर इस बात को देखा गया कि कहां-कहां पर विस्फोटक लगाकर रखे गए हैं, और सर्चिंग के बाद बटालियन 205 और 196 ने उस विस्फोटक को खोज लिया है, जो कि यहां पर पुलिया में विस्फोट के लिए लगाए गए थे। आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें जवानों ने बहादुरी का परिचय देते हुए विस्फोटक को बरामद कर लिया है, खोद कर निकाला गया है, क्योंकि एक अगर विस्फोटक उनका असफल होता तो आगे भी वो ब्लास्ट करने की तैयारी कर चुके थे। तो इस तरीके की खबरें लगातार आ रही है। बटालियन 205 और 196 की टीम ने मौके पर जाकर खोजा है ये विस्फोटक और आईईडी को निष्क्रिय किया है। आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। उस पूरे इलाके में आईईडी बिछाई गई थी, लेकिन उसे अब निष्क्रिय कर दिया गया है, और इस पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है, ऐसी भी जानकारी आ रही है। चलते हैं अब प्रतिक्रियाओं के दौर को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं कि इस पूरी घटना ने सबको दहला दिया है। सभी जो हैं दुखी हैं हमारे जवानों को खोने के बाद, और अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। परिवारजन जो कि इस पूरे जवान जो घटना में हताहत हुए हैं, उनके परिजनों को इस दुख सहने की शक्ति दे, ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उसी में एक और प्रतिक्रिया आपको बता दें कि अजय चंद्राकर जो कि पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। नक्सली अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। अब सिर्फ शहादत बेकार नहीं जाएगी। घर में घुस के मार रहे हैं, उनको घर में घुस के ही मारा जाएगा यदि सरेंडर नहीं करते हैं। बस्तर में नक्सलवाद साफ करने की बात कही थी, फिर से एक बार नक्सली जो बिल्कुल साफ होगा। डेट जो माननीय गृह मंत्री भारत सरकार ने जो डेडलाइन तय की है उसमें निश्चित रूप से समाप्त होगा। तो ये प्रतिक्रिया अजय चंद्राकर पूर्व मंत्री की, जो कह रहे हैं कि शहादत खाली नहीं जाएगी, नक्सलियों के मांद में घुसकर जवाब दिया जाएगा और नक्सली ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर एक खींच निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम देकर अपनी बौखलाहट दिखाई है, और प्रतिक्रियाओं के दौर में हमने अभी अजय चंद्राकर की प्रतिक्रिया आपको सुनाई। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ कहना है और नेताओं का एक एक करके आपको सुनाएंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इनपुट क्या मिले हैं बस्तर के आईजी पी सुंदरराज को। पी सुंदरराज जो कि बस्तर के आईजी हैं, बताया जा रहा है कि घटना स्थल के लिए रवाना होने के बाद अब की खबर यह है कि वो वहां पहुंच चुके हैं। पी सुंदरराज क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं घटना के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर नारायणपुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की
बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास महोदय द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी, उसका एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर कुल 9 लोग इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। तो ज्यादा जानकारी और विस्तृत ढंग से हमें बाद में मिलेगी, लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद वहां पर सक्रियता बढ़ा दी गई है। अलग अलग फोर्स के जवान वहां पहुंच गए हैं। सर्चिंग के बाद क्या हुआ वो भी हम आपको बता चुके हैं और प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। हमें कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज की भी प्रतिक्रिया मिल रही है। दीपक बैज ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इस पूरी घटना के सिलसिलेवार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बारे में पहले आपको अवगत करा दूं कि ये पूरी घटना होती है 2:15 की दोपहर। 2:15 की दोपहर जवानों का एक काफिला बीजापुर कुटरूर अम्बीर गांव के आसपास से गुजरता है और वहां पर घात लगाकर बैठे हुए नक्सली इस पूरे काफिले को टारगेट करते हैं। पहली गाड़ी आगे निकलती है, लेकिन दूसरी गाड़ी आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ जाती है और ये गाड़ी बड़े विस्फोट के साथ ऊपर उछलती है। बताया जा रहा है कि विस्फोटक इतना घातक था कि गाड़ी करीब 25 फीट ऊपर उछली, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और इस गाड़ी में सवार 8 जवान सहित ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, क्योंकि ये विस्फोट इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। और आप सड़क पर बना ये बड़ा सा गड्ढा टीवी स्क्रीन पर पहले विंडो पर देख पा रहे हैं कि बना हुआ है, वो बताता है कि कितना भयानक विस्फोट रहा होगा। दूसरी तस्वीर, गाड़ी के परखच्चे पेड़ की टहनियों में टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी इतनी हाइट में उछली होगी कि ये बोनट गाड़ी के से निकलकर पेड़ के टहनियों में उलझ गया और ये पेड़ भी कुछ 25 फीट ऊंचा बताया जा रहा है। 25 फीट ऊंचे पेड़ में बोनेट जाकर फंस गया। इससे पता चलता है कि विस्फोट कितना भयानक था। उसके बाद तीसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जहां आप देख पा रहे हैं कि सभी शहीद जवानों के हथियार किस तरीके से विभत्स रूप से टूट फूट गए हैं, उसके भी परखच्चे उड़ गए हैं। हथियार मजबूत होता है और काफ़ी मजबूत लोहे से बनता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी क्या हालत हुई है इस विस्फोट के बाद, वो आप देखिए इस दृश्य में आपको दिखाई दे रहे हैं जवानों के हथियार, जो कि पूरी तरीके से क्षत विक्षत हो चुके हैं। तीसरी तस्वीर, जवानों के शव को एकत्र किया जा रहा है, क्योंकि विस्फोट के बाद पार्थिव देह के परखच्चे उड़ गए थे। उन जवानों के शवों को इकट्ठा किया गया और अब जैसे कि जानकारी है मुख्यालय लाया जा रहा है और उसके बाद जगदलपुर में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। तो जगदलपुर में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, ऐसी जानकारी है। और उस घटना के बाद यानी कि 2:15 को हुई इस घटना के बाद तत्काल फोर्स रवाना किया गया। फोर्स वहां करीब 15-20 मिनट में पहुंच भी गई। पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया गया। फोर्स के लिए ये पहले तस्दीक करना था कि वहां कोई नक्सली तो नहीं छुपा है, इसलिए अलग अलग टोलियां बनाकर सर्चिंग अभियान चलाया गया और नक्सलियों को खदेड़ा गया। नक्सली वहां से खदेड़ दिए गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। चलिए अब सुनाते हैं आपको दीपक बैज, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। दीपक बैज की प्रतिक्रिया, जगदलपुर में मौजूद हैं दीपक बैज, क्या कहा दीपक बैज ने, सुनिए। नक्सल नीति स्पष्ट नहीं है और साथ ही कहीं न कहीं सरकार की विफलताओं की वजह से ये घटना घटी है, क्योंकि कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है और कहाँ चूक हुई है ये एक जांच का विषय है। क्योंकि सरकार जिस मोर्चे पर काम कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में है, जबकि बस्तर की परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है भौगोलिक दृष्टि से।
कठिन परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में बहुत ही सावधानी और प्लानिंग की आवश्यकता है। कहीं न कहीं सरकार उसमें विफल साबित हुई है। तो ये थे दीपक वैद्य, जो कि सीधा सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है और इशारा साफ है कि सरकार की गलती बताने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। विपक्ष ने दुख भी व्यक्त किया है, साथ ही ये भी सवाल उठाए हैं कि गलती तो हुई है, चूक हुई है, इस बारे में सतर्क रहने की जरूरत थी, लेकिन सतर्कता नहीं बरती गई। तो ये दीपक वैद्य के सवाल। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया है, मुख्यमंत्री ने क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसके पहले महासमुंद के कार्यक्रम में थे जब ये घटना की सूचना आई, और उन्होंने अपने कार्यक्रम को रोककर शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी, मौन रखा। वो भी दृश्य आपको दिखाएंगे। महासमुंद पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक कार्यक्रम में जहां पर लोकार्पण किया जाना था, विकास कार्यों की सौगात दी जानी थी। लेकिन ये दुखद खबर आने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम रुकवाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मौन रखे हुए ये लोग अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त कर रहे हैं उन जवानों के प्रति जिन्होंने शहादत दी है। देखिए ये दृश्य। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे महासमुंद। विकास कार्य और लोकार्पण का फिलहाल दौर चल रहा है। भूमि पूजन का कार्यक्रम था, लोगों को संबोधित भी किया जाना था, लेकिन ये दुखद सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने लोगों को आह्वान किया कि शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाए। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पूरा मंच दिखाई दे रहा है। चलिए, इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया भी दी है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, वो भी आपको सुना देते हैं। विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और आईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो ऐसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की ताकत दें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उससे बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। अंततः छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहाँ शांति की बहाली होगी। तो शांति की बहाली हो ये सभी चाहते हैं और मुख्यमंत्री ने भी इरादा दिखाया है कि शांति की बहाली की हर संभव कोशिश की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री भी इसके पहले अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। तो सबकी कोशिश यही है कि नक्सलवाद का खात्मा हो और नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से रुखसत हो। तो ये बड़ी कवरेज हम आपको पल पल की अपडेट दोपहर 2:30 बजे से बता रहे हैं। जैसे कि हमें सूचना मिली, हमारे संवाददाता सतीश अल्लूर वहां पहुंचे थे, उन्होंने घटना की पहली तस्वीरें ली और उसके बाद से लगातार वो अपडेट कर रहे हैं अपने दर्शकों को और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ इस पूरे घटना में हुआ था, कैसी परिस्थितियां थी, कैसे मौके पर वो पहुंचे। और ये देखिए, ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये दूसरी गाड़ी की तस्वीर है, जो गाड़ी विस्फोट हुई उसके बाद की गाड़ी, जिसमें कांच में हल्का सा स्क्रैच आया है और कांच टूटा है, जिसके कारण अंदर बैठे कुछ लोगों को चोटें आई हैं। वही घायल जवान हैं। इस पूरी घटना में जो गाड़ी में विस्फोट हुआ उसमें बैठे सभी 9 लोग शहीद हो गए हैं। ये दूसरी गाड़ी जिसके दृश्य आप देख पा रहे थे, जिसमें कांच टूटा हुआ था। इस दृश्य में जवानों के शवों को लाया जा रहा है। एक जगह इकट्ठा करने के बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी। जगदलपुर में ऐसी जानकारी आई है। तो इस पूरी खबर से लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे और खबर से अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में आज इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।